विज्ञान या गणित में ना चीजें अक्सर बहुत ही स्पष्ट होती हैं। हम्म। 2 और 2 4 होते हैं। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह एक जैसा ही काम करता है। हाँ। और एक फॉर्मूला लगाओ तो बस जवाब हाजिर है। हम्म। लेकिन जब हम इंसानी समाज और उसके नियमों की बात करते हैं ना, तो ये स्पष्टता अचानक से गायब हो जाती है। हम एक ऐसे विषय में प्रवेश करते हैं जो थोड़ा उलझा हुआ है। और बेहद दिलचस्प भी है। एकदम सही। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही जटिल ढांचा है, मतलब न्यायशास्त्र, जिसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि आखिर विधि यानी कानून और राज्य यानी स्टेट की असली परिभाषा क्या है। और इन दोनों के बीच सत्ता का संतुलन कैसे काम करता है। देखिए, तो हमारा आज का मिशन क्या है? हमारा मिशन उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑडियो रिवीजन टूल तैयार करना है जो अपनी सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। न्यायशास्त्र ना कोई कानूनों की डिक्शनरी नहीं है, ये कानून का व्याकरण है। मतलब ये हमें ये नहीं बताता कि कोई विशिष्ट कानून क्या है। बिल्कुल नहीं, ये बताता है कि कानून अपने आप में क्या है और ये बनता कैसे है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई नियम आखिर कानून बनता ही क्यों है। लेकिन ना, इस पर आने से पहले इस शब्द की उत्पत्ति पर गौर करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत रोचक है कि अलग-अलग संस्कृतियों ने कानून को कैसे देखा है। सही कहा। ये केवल एक शब्द का सफर नहीं है, बल्कि उस समाज की पूरी मनोवैज्ञानिक सोच का आईना है। बिल्कुल। अगर हम रोमनों को देखें तो उनके लिए ये जूस था, जिसका सीधा संबंध न्याय और अधिकार से है। और इस्लामी कानून में वहां इसे हुक्म कहा गया, जिसका अर्थ है ईश्वरीय आदेश। फ्रांसीसी भाषा में द्रोहित शब्द है जो अधिकारों से जुड़ा है। जर्मन भाषा में रिच्ट का मतलब है जो नैतिक रूप से सही है। और अगर हम प्राचीन हिंदू दर्शन की बात करें तो वहां इसे धर्म कहा गया है, जो केवल कोई नियम नहीं है। बिल्कुल, धर्म व्यक्ति का कर्तव्य है और पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने का एक तरीका है। तो हर संस्कृति ने इसे अपने हिसाब से गढ़ा है, लेकिन जब हम आधुनिक न्यायशास्त्र में आते हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि अलग-अलग न्यायविदों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। हाँ, क्योंकि यहीं से सारा विवाद शुरू होता है कि कानून आता कहाँ से है। और छात्रों, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 20 अंकों के उत्तर में इन परिभाषाओं को लिखना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत कहाँ से करें? प्रत्यक्षवादी विचारधारा से। हाँ, पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्षवादी विचारधारा। इसमें जॉन ऑस्टिन का नाम सबसे प्रमुख है। ऑस्टिन का सिद्धांत बहुत ही सीधा है। उनका कहना है कि कानून संप्रभु का आदेश है, जिसके पीछे अनुशास्ति यानी दंड का भय होता है। एक मिनट, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। अगर ऑस्टिन कहते हैं कि कानून सिर्फ एक आदेश है जिसके पीछे दंड का डर है, तो इसमें और एक गुंडे की धमकी में क्या फर्क रह गया? बहुत सही सवाल पकड़ा आपने। मतलब मान लीजिए कोई बंदूकधारी किसी को डराकर पैसे मांगता है, वहां भी तो एक आदेश है और गोली मारने का डर है, तो क्या वो बंदूकधारी संप्रभु हो गया? अरे, ये न्यायशास्त्र का सबसे क्लासिक सवाल है और ऑस्टिन के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना HLA हार्ट ने इसी आधार पर की थी। तो हार्ट ने क्या जवाब दिया इसका? हार्ट ने स्पष्ट किया कि बंदूकधारी की धमकी और राज्य के कानून में वैधता यानी लेजिटिमेसी का अंतर होता है। ऑस्टिन का जो संप्रभु है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो सत्ता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज आदतन करता है। अच्छा, तो आदत और वैधता का फर्क है? हाँ, हार्ट ने ये भी जोड़ा कि कानून प्राथमिक और द्वितीयक नियमों की एक व्यवस्था है। प्राथमिक नियम बताते हैं कि क्या करना है और द्वितीयक नियम बताते हैं कि इन नियमों को कैसे बनाया या लागू किया जाएगा। ये बहुत ही तार्किक लगता है। वैसे मैं छात्रों को याद रखने के लिए एक ट्रिक देना चाहूंगा। बिल्कुल, मेमोरी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। ऑस्टिन की परिभाषा को याद रखने का सूत्र है लॉ इज इक्वल टू कमांड प्लस सैंक्शन प्लस सॉवरन। बस ये 3 शब्द याद रखें। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ऑस्टिन की इस बात से कि कानून ऊपर से थोपा जाता है, ऐतिहासिक विचारधारा के वॉन सैविग्नी बिल्कुल असहमत थे। हाँ, सैविग्नी का नजरिया तो एकदम ही अलग है। सैविग्नी का मानना था कि कानून बनाया नहीं जाता, ये पाया जाता है। ये समाज की लोक चेतना या वॉल्क्सजिस्ट से उपजता है। समाज के रीति रिवाज सदियों तक एक साथ पकते हैं और वही कानून का रूप ले लेते हैं। मतलब जैसे भाषा अपने आप विकसित होती है, वैसे ही कानून भी। एकदम सही। आप अचानक से कोई नई भाषा थोप नहीं सकते, वैसे ही नया कानून भी नहीं थोप सकते। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है।
तो ऑस्टिन कहते हैं कानून आदेश है जो ऊपर से आता है, और सविग्नी कहते हैं ये लोक चेतना है जो नीचे से उभरती है। और असलियत इन दोनों के बीच कहीं ठहरती है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प नजरिया है रोस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत। अरे हाँ, ये तो समाजशास्त्रीय विचारधारा का है ना। हाँ, पाउंड कानून को एक टूल की तरह देखते हैं। वे कहते हैं कि समाज में हमेशा अलग अलग समूहों के बीच हितों का टकराव होता है। मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों का उदाहरण ले लीजिए। तो कानून इन दोनों को बैलेंस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंजीनियर की तरह जो पुल बनाते समय अलग अलग ताकतों को संतुलित करता है ताकि पुल गिरे नहीं। कानून का काम समाज को टूटने से बचाना है। और यथार्थवादी विचारधारा में जस्टिस होम्स क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि कानून वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, ये वो है जो अदालतें वास्तव में करती हैं। मतलब अदालतों के फैसलों की भविष्यवाणी ही कानून है। एकदम सटीक। तो इतने सारे विचारों के बाद भी अगर मैं ये पहचानना हो कि कोई नियम कानून है या नहीं, तो उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे? इसके मुख्य रूप से 3 आधारभूत तत्व हैं। पहला है सामान्य प्रयोज्यता या जेनरलिटी, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। मतलब कानून किसी एक का चेहरा देखकर नहीं बनता। हाँ। दूसरा तत्व है आदर्शात्मकता। कानून हमेशा यह तय करता है कि समाज में क्या होना चाहिए। और तीसरा सबसे जरूरी तत्व है अनुशास्ति या सैंक्शन। मतलब दंड का प्रावधान। बिना दंड के तो कानून बस एक नैतिक सलाह बनकर रह जाएगा, है ना? बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून आता कहाँ से है, इसके स्रोत क्या हैं? किताबों में अक्सर विधान, प्रथा और पूर्व निर्णय का जिक्र होता है। विधान तो संसद बनाती है, लेकिन प्रथाओं का कानून बनना थोड़ा पेचीदा है ना? हाँ। सर हेनरी मेन ने प्रथाओं के विकास को 4 चरणों में समझाया है। ईश्वरीय प्रेरणा, फिर आदत, फिर पुरोहित वर्ग द्वारा औपचारिकता और अंत में संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन। ये बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन आज जब संसद इतने कानून बना रही है, तो अदालतों के पुराने फैसलों यानी प्रेसिडेंट्स का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि स्टेयर डिसिस का सिद्धांत काम करता है, जिसका मतलब है निर्णय पर टिके रहना ताकि कानून में स्थिरता बनी रहे। अगर हर जज अपने हिसाब से फैसला देने लगे तो प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पुराना फैसला आज के समाज पर फिट न बैठे तो? यही तो कानून की खूबसूरती है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच पुराने फैसलों को पलट भी सकती है। ये प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर में केस लॉस का संदर्भ देना अनिवार्य है। तो कुछ महत्वपूर्ण केस लॉस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये तो भारतीय न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जिसने अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार की परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया। इसमें विदेश यात्रा और स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकार जुड़ गए। और A.K. गोपालन मामला भी तो इसी से जुड़ा है ना? हाँ, गोपालन मामले में अनुच्छेद 21 की बहुत संकीर्ण व्याख्या की गई थी, जिससे बाद में मेनका गांधी मामले में पलटा गया। और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, उस मामले में बहस थी कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने कहा कि सम्मान से प्राकृतिक मृत्यु अधिकार है, लेकिन अप्राकृतिक रूप से जीवन समाप्त करना कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो हमने कानून क्या है ये समझ लिया, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए राज्य यानी स्टेट की जरूरत होती है। ये राज्य शब्द आखिर आया कहाँ से? आधुनिक अर्थ में इसका पहला प्रयोग मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में किया था। ये टूटन्स के स्टेटस शब्द से निकला है। और यूनानी दार्शनिक अरस्तु इसे कैसे देखते थे? वे बहुत आदर्शवादी थे। उनका कहना था कि राज्य परिवारों और गांवों का एक संघ है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और सुखी जीवन प्राप्त करना है। लेकिन आज के समय में राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। हाँ, 20 अंकों के उत्तर में ये बिंदु अवश्य लिखें। पहला तत्व है जनसंख्या। बिना लोगों के राज्य नहीं हो सकता। प्लेटो ने तो आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 तय की थी ना? हाँ, क्योंकि वे चाहते थे लोग एक दूसरे को जान सकें। पर आज भारत की आबादी अरबों में है। दूसरा तत्व है भूभाग, जिसमें जमीन, नदियां, समुद्री सीमाएं और आकाश भी शामिल है। बिल्कुल। तीसरा तत्व है सरकार, जो राज्य की इच्छाओं को लागू करती है। विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका के जरिए। और चौथा सबसे अहम तत्व है संप्रभुता। सही कहा, आंतरिक रूप से सर्वोच्च होना और बाहरी नियंत्रण से आजाद होना। मैं इसे एक उपमा से समझाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि राज्य एक स्मार्टफोन है, तो जो उसका भूभाग है वो उस फोन का हार्डवेयर है, जनसंख्या उस फोन की बैटरी है, सरकार उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और संप्रभुता इस फोन का एडमिन एक्सेस है। क्या ये सही है? ये बहुत ही शानदार उपमा है। अगर आपके पास हार्डवेयर है, बैटरी है और ओएस भी है, लेकिन एडमिन एक्सेस किसी हैकर के पास है, तो आप नया ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे 1947 से पहले भारत के पास सब कुछ था, बस संप्रभुता नहीं थी। एकदम सही। हम राज्य नहीं, एक उपनिवेश थे। छात्रों के लिए एक और मेमोरी ट्रिक है। स्टेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्लस टेरिटरी प्लस गवर्नमेंट प्लस सॉवरेंटी। बहुत अच्छे। अच्छा, ये संप्रभुता की प्रकृति क्या होती है? इसकी 3 विशेषताएं हैं: पूर्णता, सार्वभौमिकता और स्थायित्व। सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन संप्रभुत्व हमेशा बनी रहती है। और विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या फर्क है? विधिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है, जैसे संसद। लेकिन राजनीतिक संप्रभुता वो जनमत है जो संसद के पीछे खड़ा है। संसद को जनमत के सामने झुकना ही पड़ता है। मतलब शक्ति का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है। राज्य को लेकर विचारकों के क्या सिद्धांत है? उदारवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य मानव कल्याण और शांति की एजेंसी है, लेकिन मार्क्सवादी नजरिया इसका उल्टा है। मार्क्स तो राज्य को शोषण का यंत्र मानते थे ना? हाँ, उनके अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है और अमीरों द्वारा गरीबों को नियंत्रित करने की मशीन है। और गांधीवादी सिद्धांत? गांधी जी राज्य को संदेह की दृष्टि से देखते थे। वे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और नैतिक सहमति पर आधारित राम राज्य की कल्पना करते थे। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। कानून और राज्य के बीच आखिर रिश्ता क्या है? असली बॉस कौन है? ये सबसे दिलचस्प बहस है। इसके 3 दृष्टिकोण हैं। पहला मानता है कि राज्य कानून से श्रेष्ठ है। ऑस्टिन और हॉब्स इसके समर्थक हैं। क्योंकि कानून संप्रभु का आदेश है, इसलिए राज्य बड़ा है। हाँ, लेकिन दूसरा ध्रुव कहता है कि कानून राज्य से श्रेष्ठ है। लास्की और डुगविट इसके समर्थक हैं। डुगविट ने सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत दिया था। मतलब राज्य का जन्म तो बस उन कानूनों को लागू करने के लिए हुआ था जो समाज में पहले से मौजूद थे। बिल्कुल। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यही लागू होता है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। हम संवैधानिक संप्रभुता में विश्वास करते हैं। और तीसरा दृष्टिकोण क्या है? हंस केल्सन का मानना है कि राज्य और कानून एक ही चीज है। राज्य केवल कानूनी नियमों की एक व्यवस्था है। दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आधुनिक कल्याणकारी व्यवस्था में राज्य सत्ता का स्रोत है, लेकिन वो कानून के दायरे में ही काम कर सकता है। एकदम सही। तो छात्रों को अपने लॉन्ग आंसर में इसी तरह का निष्कर्ष लिखना चाहिए। पहले प्रस्तावना, फिर विधि का अर्थ, न्यायविदों की परिभाषाएं, राज्य के तत्व, उनका संबंध और अंत में केस लॉस। बहुत बढ़िया। आज हमने समझा कि कानून समाज की चेतना से निकलता है और राज्य एक जीवित संप्रभु व्यवस्था है। लेकिन जाने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि राज्य के लिए भौतिक भूभाग जरूरी है, लेकिन आज इंटरनेट और एआई के युग में एक डिजिटल सीमा विहीन दुनिया बन रही है, जहां डिजिटल नियम हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हाँ, और क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें भी। तो क्या अब भविष्य में राज्य की परिभाषा बदलेगी? क्या भविष्य के कानून बिना किसी भौतिक राज्य के डिजिटल स्पेस में मौजूद रहेंगे? जब टेरिटरी ही डिजिटल हो जाएगी तो संप्रभुता का क्या होगा? ये न्यायशास्त्र का अगला बड़ा सवाल है। तकनीक हमेशा कानून से आगे चलती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहें और इन अदृश्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहें।